साहब, कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अदारों के इख्तियारात का तयन किया होता है और एक मुल्क को अदालतों को सिस्टम से चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया जाता है जिसके मुताबिक मुल्क को चलना होता है। असेंबली का टूटना और उस पर डेट देना ये एक मेन इशू है। दो असम्बलियाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर KPK ने आर्टिकल 105 के तहत तोड़ने की प्रपोजल्स भेज दी गवर्नर को। पंजाब के गवर्नर ने उस समरी पर साइन करने से इनकार कर दिया जो उसका मैंडेट नहीं था। वो मैक्सिमम उस प्रपोजल को दोबारा कंसिडर करने के लिए भेज सकता था जो उसने नहीं किया। उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हाउ टू गेट ए डेट ऑफ न्यू इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उस पर अदालतों ने भी नोटिस लिया लेकिन इतना सख्त नोटिस नहीं था या उसको सीरियसली नहीं लिया गया जिस पर एक आईनी बहरान पैदा हो। गवर्नर सदर पाकिस्तान का और फेडरेशन का एक नुमाइंदा होता और नुमाइंदे की हैसियत से उसने अपने इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस्तेमाल करने होते हैं। गवर्नर ने यह बहाना बनाया कि मैंने 105 के तहत असेंबली जो कि नहीं तोड़ी उस पर मैंने साइन नहीं किया, लिहाजा मैं डेट नहीं दे सकता। क्वेश्चन ये है कि जब के साइन करने या ना करने से असेंबली डिज़ोल्व हो गई, असेंबली की डिज़ोल्व होने के बाद डेट का इख्तियार पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास है कि वो देता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसने चूँकि साइन नहीं किए तो मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन की उस वक़्त ये दूर दूर तक सोच में भी नहीं था कि किसी सूबे का कोई गवर्नर इतनी दीदा दलेरी से कॉन्स्टिट्यूशन को रोंगता हुआ कहेगा कि मैं ये नहीं करूँगा। ये तो उसका एक्ट हुआ। अब उसके बाद सूबों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बैठा होता है प्रेसिडेंट। चूँकि गवर्नर फेडरेशन का और उनका नुमाइंदा होता है लिहाजा वो उनको वॉच कर रहे होते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली चले और अगर नहीं चल रहा तो उस पर जो है वो देखें उसको। सदर पाकिस्तान ने जब ये देखा कि मेरे गवर्नर ने, मेरे अपॉइंटेड गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ग्लेरिंग वायलेशन शुरू कर दी है, उसको डैमेज करना शुरू कर दिया है, उससे फरार शुरू कर दिया है, तो उसने एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान उस मामले को टेकअप किया और टेकअप करके उसने जो है वो डेट दे दी। मैं समझता हूँ कि अगर सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली की डेट फिक्स कर सकता है तो भाई सूबे की क्यों नहीं कर सकता। सूबा तो उससे छोटा होता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी उसने कंसल्टेशन नहीं की इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन लॉज के मुताबिक उसने इलेक्शन कमीशन को लेटर्स लिखे 3 जिस पर उनका जवाब भी आया और जिस पर उनका इनकार भी आया। तो क्या कंसल्टेशन जो है इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकती है कि इन राइटिंग किसी से राय मांगी जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसने उनसे राय भी ली, उसने गवर्नर्स के मामला पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए इक़दाम भी किया जो कि उसके हल्फ की वजह से उसके पास सिर्फ इख्तियार नहीं है, मैं समझता हूँ उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह हमारे अदालतों में जब सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में या निचली किसी अदालतों में मामला दुरुस्त नहीं चल रहे होते तो क्या हाई कोर्ट 199 के तहत उस पर एक्शन नहीं लेती? क्या सुप्रीम कोर्ट 184 के तहत एक्शन नहीं लेती है? इसलिए कि वो उनसे बड़ी अदालतें हैं। तो ये भी एक बड़ा ओहदा है, गवर्निंग या प्रेसिडेंट की होती है या गवर्नर की। ये गवर्निंग ओहदे हैं दोनों, एक बड़ा है एक छोटा है। तो छोटे ओहदे वाले के बारे में बड़ा ओहदा तो ले सकता है, एक्शन ले सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कल को कोई नेशनल असम्बली का मामला आए तो उस पर कोई गवर्नर अगर किसी किस्म का ऑर्डर पा सकता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इसको इतना ज़्यादा जो है वो उलझाया क्यों गया है। और फिर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, तो अगर हाई कोर्ट के पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम के तहत एक्शन लेने का इख्तियार है, जैसा कि हमजा शहबाज के केस में किया गया था कि जब हमजा शहबाज का हलफ पंजाब के गवर्नर ने नहीं लिया तो जस्टिस जवाद हसन ने बाई ऑर्डर्स कौमी असम्बली के स्पीकर को कहा कि आप जाके उसका हलफ लें। तो फिर या तो फिर आप ये भी कहें कि जी वो भी गलत था, वो तो माना सब ने, तस्लीम किया उसने सब ने और हमजा शहबाज बना उसका। तो जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कोई ओहदा करता है तो उससे बड़े ओहदे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको टेकअप करने के और उसको दुरुस्त करने के लिए अगर कोई यार इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुकम्मल और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए।